घोसी विधानसभा उपचुनाव के नतीजे एनडीए और इंडिया की ताकत का एहसास कराएंगे। एनडीए बीजेपी सरकार की उपलब्धियों और पिछली सरकार की नाकामियों को मुद्दा बना रही है, तो विपक्ष सरकार की महंगाई और बेरोजगारी को लेकर घेर रहा है। इंडिया का घटक दल समाजवादी पार्टी सबसे बड़े विपक्षी दल है और उपचुनाव में अगर समाजवादी पार्टी की जीत होती है तो घटक दलों के बीच बड़ा संदेश जाएगा कि यूपी में बीजेपी को समाजवादी पार्टी कड़ी टक्कर दे सकता है और ज्यादा से ज्यादा लोकसभा सीटों पर वो दावेदार भी होगा। अगर समाजवादी पार्टी की हार होती है तो कांग्रेस और अन्य घटक दल को मौका मिलेगा। एनडीए में भी यह चुनाव सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान की साख का सवाल बनेगा। अगर बीजेपी जीतती है तो मंत्री पद से दोनों को नवाजा जाएगा और बनते समीकरण के बीच बड़ी जिम्मेदारी भी दी जाएगी। और अगर बीजेपी हारती है तो इनके राजनीतिक भविष्य पर असर पड़ सकता है। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद विजय सिंह। लोकसभा चुनाव के लिहाज से 80 लोकसभा सीटों वाले यूपी सबसे अहम राज्य है। यहां का जनाधार ही देश में अलग माहौल बनाता है और यही वजह है कि एनडीए और इंडिया की नजर अब घोसी विधानसभा उपचुनाव के नतीजे पर है। उपचुनाव में 50.70% मतदान ने मुकाबले को रोचक बना दिया है। बीजेपी के लिए नोनिया, चौहान, कुर्मी, राजभर, निषाद समेत अन्य वर्ग ने वोट दिया तो समाजवादी पार्टी को मुस्लिम और यादव वर्ग का भरपूर समर्थन मिला है। अब सभी की निगाहें दलित वोट बैंक पर टिकी है कि दलित ने बीजेपी पर भरोसा जताया या फिर समीकरणों को फेलकर समाजवादी पार्टी के साथ दलित खड़े हुए। खास बात यह कि मतदान में दलित वोटरों ने जमकर मतदान किया, लेकिन वो खामोश रहे। बीएसपी के प्रभाव वाले घोसी विधानसभा उपचुनाव में बीएसपी ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था और न ही किसी को समर्थन दिया। बीएसपी ने पूरी तरह से चुप्पी साधी और यही वजह रही कि जाटव मतदाता का रुझान कोई भांप नहीं पाया। घोसी में 70,000 से अधिक दलित मतदाता हैं। इनका वोट निर्णायक होगा। घोसी उपचुनाव में दलित जो मतदाताओं थे उनकी हम बात कर रहे हैं। दलित मतदाताओं की जो स्थिति रही है उनके विषय में हम जानना चाह रहे हैं। तो आपको बता दें कि जो दलित मतदाता थे लगभग 15 से 20% उदासीनता रही, वो घर से नहीं निकले। जो निकले उनमेन भी जो मुख्य जो पार्टी तो चुनाव लड़ रही थी, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, तो उनमें डिवाइडेशन हुआ। लगभग 70% तक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया और 30% जो है यह जो दलित मत थे वो चले गए थे समाजवादी पार्टी की तरफ। अब दलित मतदाताओं में एक दलित की अगर बात करते हैं तो उसमें गालव और अन्य भी बिरादरियां आती हैं, जैसे सोनकर हैं, पासवान है, तो इनकी संख्या यहाँ पे कम है। लेकिन जो गालव है, मैं सिर्फ गालव की बात कर रहा हूँ। बाकी जो अन्य जो दलित में जो अन्य इनकी जातियां आती हैं, उपजातियां आती हैं, तो वो तो 100% पहले से ही भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट है। तो इस प्रकार देखा जाए तो दलित मतों में बिखराव हुआ है। अब अंदर की बात यह है कि जैसे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नोटा भी दलित मतदाता, जैसा कि उनकी मुखिया का इस पे मैसेज आया था ट्विटर पे कि आप लोग नोटा की बटन दबाइए, तो अब अंदर वोट करने तो ये गए हैं और हमको लग रहा है कि इसमें अंदर खाने कहीं ना कहीं नोटा की भी वो लोग बटन दबाए हैं। इस तरीके से देखा जाए तो दलित वोटों में बिखराव हुआ है। अपने प्रत्याशी को ये बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी न होने के कारण दलित वोटों में बिखराव हुआ है। राजनीतिक विशेषज्ञ प्रमोद गोस्वामी का मानना है कि उत्तर प्रदेश में जीत हार का सेहरा पहनाने वाले दलित और पिछड़े वर्ग के सबसे ज्यादा वोटर हैं जो अहमियत रखते हैं चुनाव में। और यही वजह है कि बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस इनका समर्थन चाहती है। अब घोसी उपचुनाव के नतीजे ये तय कर देंगे कि अब तक के समीकरण में दलित वोटर कहां फिट बैठ रहे हैं। घोसी में अभी एक दिन पहले ही हुए मतदान और जो यहाँ उपचुनाव हो रहा है, यूँ तो कोई अगर देखा जाए तो एक सीट के लिए उपचुनाव हो रहा है, लेकिन चूँकि 24 में लोकसभा के चुनाव होने हैं, उस लिहाज से
जहाँ तक मुझे लगता है कि ये घोसी का उपचुनाव जहाँ इंडिया और एनडीए मतलब भाजपा और गैर भाजपा दलों के बीच एक परसेप्शन का काम करेगा। इस चुनाव में किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है, उसका एक संदेश देने का काम निश्चित रूप से वहाँ इस नतीजों से निकल के आएगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, जो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण घोषी उपचुनाव का परिणाम से चीज़ें संकेत और संदेश आएंगे कि प्रदेश का जो दलित मतदाता है उसकी क्या भूमिका होगी, पिछड़ों की क्या भूमिका होगी। मुझे लगता है कि दलित और पिछड़े जो हैं ये लोकसभा चुनाव के लिए बड़ी अहम भूमिका और निर्णायक भूमिका में ये मतदाता होंगे। घोसी के इस उपचुनाव में मतदाताओं ने जिस ढंग से दलित मतदाताओं ने कोई किसी के पक्ष में खड़ा नहीं दिखाई दिया, उसने मतदान कहाँ किया ये अभी किसी को खबर नहीं है, क्योंकि मायावती जी ने अपने दलितों को कोई संदेश नहीं दिया कि एनडीए को देना है कि इंडिया को देना है। तो ऐसी स्थिति में दलित मतदाता जो है वो एक मूक दर्शक की भूमिका में रहा, वो किसी के साथ खड़ा हुआ नज़र नहीं आया। इससे ये नहीं अंदाज़ लग सकता कि उसकी भूमिका क्या रही, उसका रुख क्या है, वो एनडीए की तरफ उसका झुकान रहेगा या इंडिया की तरफ रहेगा। तो ये चुनाव परिणाम सामने आने पर पता लगेगा, लेकिन निर्णायक भूमिका होगी दलितों की। मुझे लगता है कि मायावती ने जिस ढंग से, जिस अंदाज में किसी को नहीं दिया, उससे मायावती की भूमिका 24 के चुनाव को लेके भी एक संदेह के घेरे में है कि वो एनडीए की तरफ रहेंगी या इंडिया की तरफ जाएंगी। हालांकि मायावती ये कई बार स्पष्ट कर चुकी हैं कि वो अपना अलग चुनाव लड़ेंगी, ना एनडीए के साथ रहेंगी ना इंडिया के साथ रहेंगी। लेकिन जहाँ तक मेरा अपना मानना है या राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है, उससे मुझे ये ज़रूर लगता है कि कुछ ना कुछ मायावती जी जो है वो निर्णय जल्दी ही लेंगी। और ये मुझे लगता है कि वो जो ही चुनाव लोकसभा के घोषित होंगे उसके बाद वो अपने कार्ड खोलेंगी कि वो इंडिया के साथ जाएंगी या एनडीए के साथ रहेंगी, या जो उन्होंने कह रखा है कि वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगी, वो चीज़ स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि अभी अगर इस चुनाव में देखा जाए, घोसी के चुनाव में अगर देखा जाए तो चौहान है, नुनिया है, कुर्मी है, राजभर है, निषाद हैं, इन वोट बैंक के जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनका रुझान दिखाई दिया, जो अति पिछड़े हैं। कुर्मी जिसमें पिछड़ों में है वो भाजपा के साथ था, मुझे लगता है कि अभी भी भाजपा के साथ है। जो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी या इंडिया का कह लीजिए तो उनके साथ मुस्लिम और यादव ने भरपूर वहाँ पर अपना मतदान किया, खुल के प्रचार किया और साथ खड़ा हुआ। तो ऐसी स्थिति में दलित जब इसके घोसी के उपचुनाव के परिणाम आएंगे तब इस बात का स्पष्ट संकेत मिलेगा कि दलित का रुझान किधर है, और वो बड़ा निर्णायक भूमिका 24 के चुनाव में लगाएगा। और जो पिछड़ों की जहाँ तक बात है तो उसमें निश्चित रूप से कुर्मी उनके साथ है, यादव इनके साथ है, बाकी जो और पिछड़े वर्ग छोटे छोटे दलित हैं वो कहीं ना कहीं बटे हुए हैं। तो इस चुनाव में इस लिहाज से इसको और राजनीतिक परसेप्शन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस बार भी मतदाताओं का रुझान 2019 के उपचुनाव की तरह ही रहा है। 2019 के उपचुनाव में 51.93% मतदान हुआ था और बीजेपी के विजय राजभर ने यहां से जीत हासिल की थी। वहीं 2017 के विधानसभा चुनाव में 58.89% और 2022 के विधानसभा उपचुनाव में 58.59% मतदान हुआ था। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी से फागू चौहान और 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से दारा सिंह चौहान ने जीत दर्ज की थी। देखिए, घोसी विधानसभा का उपचुनाव दो नेताओं के बीच लड़ा गया है और दोनों नेता अलग अलग एक तरह से गठबंधन के प्रतीक के रूप में भी चुनाव लड़े हैं। दोनों नेता घोसी के लिहाज से जमीनी नेता रहे हैं। ये जरूर है कि दल बदल के आरोप रहे दारा सिंह चौहान पर और सुधाकर सिंह के साथ यह पॉजिटिव रहा कि वह जिस पार्टी में राजनीति शुरू किए वो शुरू से अंत तक अभी उसी के साथ है।
उसका लाभ भी उन्हें मिला है। 2 बार वो भी विधायक रहे हैं और जनता जन समर्थन से उनको विधायकी मिली है। इस बार भी अगर हम देखें घोसी विधानसभा उपचुनाव को, तो जनमत जो था वो सुधाकर सिंह के पक्ष में नजर आ रहा था और हर तरफ दोनों ही नेताओं को, चाहे वो दारा सिंह चौहान हो चाहे वो सुधाकर सिंह हो, दोनों ही नेताओं को हर वर्ग का वोट मिला है। अब किस जाति से, वर्ग से, संप्रदाय से किसको कितना प्रतिशत वोट गया है, इसका ठीक ठीक आकलन कर पाना बहुत मुश्किल है किसी भी सियासी पंडित के लिए या पत्रकार के लिए भी। एक आकलन जरूर हम लोग ये करके देखने की कोशिश की गई है, तो यह जरूर समझ में आ रहा है क्योंकि बसपा का कोई प्रत्याशी नहीं था और दलित मतदाता, और दलित में भी एक खास जाति है जिसका नाम लेना भी वर्जित है, उस जाति के लोग निश्चित तौर पे बीएसपी की अगर हाथी सिंबल होती है तो वो हाथी पे ही वोट करते हैं। इस बार वो सिंबल नहीं था, बीच में सिंबल ना होने का ये दोनों मतलब दोनों ही जो पोल थे यहाँ, दो ध्रुवी जो लड़ाई थी, तो दोनों ध्रुवों को इसका लाभ पहुंचा है। अब जिस तरह से हम लोगों ने फील्ड में देखा, कई सारे गांवों में, मैं उसी विधानसभा का रहने वाला भी हूँ, 177 गांवों में चुनाव हो रहा था, 455 बूथों पे चुनाव हो रहा था। लगभग हर गांव में कुछ न कुछ लोग हम लोगों को जानते हैं, जिनसे बातचीत करके जानने का प्रयास किया गया कि दलित वोट किस तरफ रहे ज़्यादा। तो कहीं दलित बताया जा रहा है कि 70% रहे हैं सुधाकर के साथ, कहीं 50%, कहीं 25% की बात आ रही है। तो एक लबोलबाब ये है कि 50% और 50% में अगर हम बांट लेते हैं तो मुझे लगता है कि दलित वोट, जिसे अब निर्णायक माना जा रहा था, उसने चुनाव को फंसा दिया है। दोनों ही धुरंधरों के चुनाव को दलितों ने फंसा दिया क्योंकि उन्होंने अपने मतों का बंटवारा कर लिया। और जब उनका मत विभाजित हो जाएगा तो फिर लड़ाई अपने अपने पोल की हो गई। यानी अब भाजपा भी लड़ रही है, अब सुधाकर भी लड़ रहे हैं और ये टक्कर बहुत कांटे की है। जिन दलित वोटों को अब तक निर्णायक मान के चला जा रहा था, उनमें बंटवारा ने ये लड़ाई को कहीं न कहीं फंसाया है और लड़ाई को मजबूत कर दिया है। घोसी विधानसभा उपचुनाव के नतीजे एनडीए और इंडिया की ताकत का एहसास कराएंगे। एनडीए बीजेपी सरकार की उपलब्धियों और पिछली सरकार की नाकामियों को मुद्दा बना रही है, तो विपक्ष सरकार की महंगाई और बेरोजगारी को लेकर घेर रही है। यूपी में इंडिया का घटक दल समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी विपक्षी दल है। उपचुनाव में अगर समाजवादी पार्टी की जीत होती है तो घटक दलों के बीच बड़ा संदेश जाएगा कि यूपी में बीजेपी को समाजवादी पार्टी से कड़ी टक्कर मिल सकती है और ज्यादा से ज्यादा लोकसभा सीटों पर वो दावेदार भी होगा। अगर समाजवादी पार्टी को हार मिलती है तो कांग्रेस और अन्य घटक दल को मौका मिलेगा। एनडीए में भी ये चुनाव सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान की साख का सवाल बनेगा। अगर बीजेपी यहां से जीतती है तो मंत्री पद से दोनों को नवाजा जाएगा और बनते समीकरण के बीच बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। अगर बीजेपी हारती है तो इनके राजनीतिक भविष्य पर असर भी पड़ सकता है। घोसी विधानसभा उपचुनाव में 51% मतदान हुआ। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। दोनों के अपने परंपरागत वोट तो मिले, लेकिन दलित वोट किधर गया यह कोई भांप नहीं पाया। 8 सितंबर को नतीजे आएंगे, लेकिन कहीं न कहीं ये नतीजे लोकसभा चुनाव का रुख बदलने का काम करेंगे। एनडीए और इंडिया दोनों की नजरें घोसी उपचुनाव पर है और नतीजे ये तय कर देंगे कि आखिर इंडिया भारी पड़ा है या एनडीए भारी पड़ा है, और ये दोनों का जो समीकरण होगा वही लोकसभा चुनाव में संजीवनी का काम करता हुआ दिखाई देगा। कैमरामैन राहुल के साथ अवनीश कुमार, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। तो इस वीडियो में अभी इतना ही, लेकिन उत्तर प्रदेश की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी। नमस्कार।